शिक्षा को लेकर हम बात करेंगे कि मुरादाबाद में शिक्षा को लेकर क्या कुछ हालात हैं। शिक्षा को लेकर जिस तरह सरकार जो है तमाम दावे करती है, आज इंडिया न्यूज का मंच जो है मुरादाबाद में पहुंचा है और ऐसे में जानने की कोशिश करेंगे कि मुरादाबाद और अमरोहा में शिक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं। बुलाना चाहूंगी मंच पर डॉक्टर अंतरिक्ष अग्रवाल, शिक्षावादी हैं, मंच पर आए सर, आपका बहुत स्वागत है। राहुल अग्रवाल, मैनेजिंग डायरेक्टर ब्लू वर्ल्ड इंटरनेशनल स्कूल, सर आपका भी बहुत स्वागत है सर, मंच पर आए। और डॉक्टर राजीव त्यागी, श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी से हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत करूंगी, मंच पर आए सर आप। और डॉक्टर प्रदीप वैष्णव रेजिडेंस सेंटर से हैं, प्रदीप जी आपका भी बहुत स्वागत करूंगी। और इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे हमारे सहयोगी आयुष। आयुष, ओवर टू यू। तो धन्यवाद सिमरन। और शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है किसी भी विषय में, अगर आप देखें, और खासतौर से जब आप किसी एक समाज के विकास की बात करते हैं तो उसमें शिक्षा ही सबसे महत्वपूर्ण भूमिका को निभाती है। तो ऐसे में जो शिक्षा है वो किस तरह से समय जो समाज का विकास है उसमें अपने योगदान को बढ़ा रही है और मौजूदा दौर में आगे भविष्य की चुनौतियां क्या हैं, आज इस सेशन में इसी से हम शुरुआत करेंगे। सर आप लोग अपना माइक ले लीजिए। सबसे पहले सर आपके पास आऊंगा मैं। अगर हम लोग एजुकेशन को देखें तो मौजूदा दौर में जो एजुकेशन है या जो इस समय की शिक्षा है उसको आप किस तरीके से देखते हैं, या मॉडर्न एजुकेशन पॉलिसी को अगर हम लोग देखें तो उसको आकलन आप कैसे करते हैं और उसको वक्त की जरूरत के हिसाब से आप कितना खरा मानते हैं और उसको कैसे देखा जाए, कैसे वो योगदान अपना दे रही है? मॉडर्न एजुकेशन अगर हम देखें तो फिलहाल हमारी एजुकेशन में एक छोटा सा टेक्निकल पॉइंट है जो मिसिंग है, जिसको हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत खूबसूरती के साथ उठाया है। और नई एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई है, जो अब इंप्लीमेंट करी है 26 जनवरी को माननीय मोदी जी ने, उसके अकॉर्डिंग हमारी शिक्षा में किसी प्रकार की वोकेशनल एजुकेशन नहीं थी। यानी कि हम पढ़ के निकले तो हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी नौकरी के ऊपर ही आश्रित थे या स्वयं रोजगार के लिए। तो रोजगार स्किल एजुकेशन के ऊपर जो फोकस अब मोदी गवर्नमेंट दे रही है, मैं मान के चलता हूं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में स्किल एजुकेशन का एक बहुत अच्छा रोल रहेगा और स्किल एजुकेशन आने वाले समय में अपने बच्चों को फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा डेवलप करेगी। सर आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, अगर मॉडर्न एजुकेशन को हम लोग देखें या समझने की कोशिश करें, क्या फोकस हो रहा है जो वक्त की जरूरत है उसके हिसाब से? नई शिक्षा पॉलिसी जैसे आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने लेके आ रहे हैं, जिसमें कि स्किल्ड योजना की एक नीति है जो कि क्रिएटिव थिंकिंग पे बच्चों के फोकस करना चाहते हैं। अभी तक हमारे बच्चे जो कर रहे हैं वो किताबी ज्ञान ज़्यादा ले रहे हैं और जैसा कि देखा गया है कि वो अपने पैशन की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन उसकी कोई सुविधा नहीं है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये बहुत अच्छा निर्णय लिया, जिसके लिए बहुत उनका योगदान है देश के लिए नई शिक्षा नीति में, जिससे कि हमारा बच्चा स्किल्ड नीति के अंतर्गत अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त करेगा और जो उसकी क्रिएटिव थिंकिंग है, क्रिएटिव नॉलेज है, उसे लेके देश की तरक्की में मदद करेगा। सर आप कैसे देखते हैं मॉडर्न एजुकेशन पॉलिसी की अगर हम लोग बात करें, या मौजूदा वक्त में सबसे बड़ी चुनौती आपको क्या लगता है शिक्षा के अंदर? मैं एक लाइन से अपनी बात शुरू करूंगा कि अपने ही साए से डर रहा हूं मैं, ना चाहकर भी सब कुछ कर रहा हूं मैं। ऐ जिंदगी तूने ये कैसी शर्त लगा दी कि मौत किसी और की ओर मर रहा हूं मैं। बेसिकली इस चीज का कंसर्न मैं बताना चाहूंगा। लोकतंत्र में अभी बात हो रही थी डेमोक्रेसी की, सबको अपनी बात रखने का राइट्स है, लेकिन मैं मानता हूं देश के इस प्रतिष्ठित न्यूज चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि बहस का एक स्तर होना चाहिए। अभी कुछ देर पहले हम चिल्ला रहे, मूल्य विहीन या मुद्दे विहीन बहस नहीं होनी चाहिए। आज मुरादाबाद अधिवेशन में सबसे पहले मैं देश के प्रतिष्ठित न्यूज चैनल इंडिया न्यूज को शानदार आयोजन के लिए बधाई देता हूं। स्पेशली अरविंद भाई को बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई शानदार आयोजन के लिए। पिछले कई सालों से मैं इस आयोजन का हिस्सा बनता आ रहा हूं, इस अधिवेशन का हिस्सा बनता आ रहा हूं। जहां तक आपने नई शिक्षा नीति की बात की, नई शिक्षा नीति बहुत बहुत ज्यादा क्रांतिकारी है। इसमें बेसिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक, तकनीकी शिक्षा तक, मेडिकल एजुकेशन तक बहुत ही पुराने ढर्रे को छोड़ के बहुत ही आमूल चूल परिवर्तन इसमें किए गए हैं। मुझे निसंदेह में जरा सा भी शक नहीं है कि ये देश की तस्वीर बदलने का काम करेगी और भारत को दुनिया का सिरमौर बनाने का काम करेगी। थोड़ा सा जो मेरा डाउट है वो इस चीज को लेके, इसके इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशंस को लेके। इसका जो इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशंस है
एक बात हम करते हैं, सरकार भी एक बात कहती है कि अंत्योदय तक, देश के अंतिम व्यक्ति तक ये अच्छी शिक्षा नीति यदि नहीं पहुंच पाती है इसी इफेक्टिव मैनर में, तो भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने की बात, भारत को दुनिया का सिरमौर बनाने की बात करना बेईमानी होगी, मेरा मानना है। और ये सिर्फ मैं एक बात और आपके मंच के, आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि ये एकमात्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। जो नया एजुकेशन ड्राफ्ट बन गया बेहद खूबसूरत है, आप देखें इसमें ऐसे ऐसे परिवर्तन है, इसमें देश प्रेम भी आपको देखने को मिलेगा, इसमें तकनीक का बेजोड़ संगम है, नवाचारों का संगम है, इनोवेशंस का गजब का संगम, इसमें डिजिटल इंडिया भारत का दिखता है, विमेन एम्पावरमेंट, इसके अंदर कोई चीज इसमें छोड़ी नहीं गई है जो इसके अंदर ना हो। बस मैंने कहा ना कि बात इसके बेहतर इंप्लीमेंटेशन की, और इसमें ये एकमात्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। मैं पूरे सारे तो सर इसमें मैं एक चीज और थोड़ा सा आपसे जानना चाह रहा हूं, क्योंकि आपने कहा कि अगर इसको हम लोग बहुत माइन्यूटली देखें तो इसके अंदर हर वो चीज है जो वक्त की जरूरत है। एग्जीक्यूशन वाले पार्ट में आपको क्या लगता है, दिक्कतें कहां पर आती मैं उसी पे चाह रहा हूं कि हम लोग ये सोचते हैं सरकार ने बहुत अच्छा ड्राफ्ट तैयार किया, सभी विश्वविद्यालयों से, सभी IIT से, सभी उच्च शिक्षण संस्थानों से इसमें सुजेशन मांगे गए थे, कई साल से इस पे काम कर रहे थे यशस्वी प्रधानमंत्री की पूरा मंत्रिमंडल इस पे जो है। सबसे पहले तो काम ये हुआ कि इसका मंत्रालय का नाम बदला गया, HRD मिनिस्ट्री को बदल के शिक्षा मंत्रालय किया गया। अब जो बात आप इसके एग्जीक्यूशन की बात कर रहे हैं, यदि हम अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लें कि ये सरकार की जिम्मेदारी, तो कभी ये अपने मूल रूप में इफेक्टिव बैनर में लागू हो ही नहीं पाएगी। ये हर आम जनमानस की, स्वयंसेवी संस्थाओं की, शिक्षण संस्थाओं की, जब तक एक प्रत्येक यहाँ हर लाइन में बैठे व्यक्ति अपनी अपनी इस महायज्ञ में, इस महान यज्ञ को जिसको हम कह रहे हैं, नई एजुकेशन पॉलिसीज को नाम दिया आपने, इस महायज्ञ में अपना अपना इफेक्टिव योगदान नहीं देगा, प्रभावी योगदान नहीं देगा, इस महायज्ञ में अपनी आहुति नहीं देगा, तब तक इसका सफल इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाएगा। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। आपका कहना यह है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तक नहीं होगी तब तक ये चीजें हम लोग उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। सर आपसे भी मैं यही जानना चाह रहा हूं, एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के तो हम लोग लगातार, आप सर ने भी कहा कि लोगों की सबकी जिम्मेदारी है, लेकिन आपको लगता है कि इस समय वर्तमान की जो जरूरत है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो ये फिट बैठती है, या आपको क्या लगता है, चैलेंजेस क्या है? हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। केवल ये सरकार की जिम्मेदारी ना होकर हम सब लोगों की बहुत ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी बनती है। गवर्नमेंट जितना इसमें काम कर रही है आज की डेट में, मैं समझता हूं पिछले आने वाली जितने पिछली सरकार रही हैं, किसी ने भी इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था। अगर शिक्षा नीति की बात करें, अगर हम लोग आज से पहले की बात करें, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले की बात करें, तो कितना हम लोग बहुत डाउन थे, लिटरेसी रेट कितना कम था, लेकिन आज लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन आज भी अभी बहुत सारी ऐसी जरूरतें हैं कि अभी हम लोग जैसे प्राइमरी एजुकेशन की बात करते हैं, तो बच्चों के लिए हम लोग मिड डे मील के तरीके से उससे बुलाने की कोशिश करते हैं, मतलब एक लालच देके हम लोग बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्यों ना ये इतना मोटिवेशन होना चाहिए उनके लिए कि हम लोग सच में अगर शिक्षित होंगे तो हम लोग कुछ आगे बढ़ सकते हैं। हम लोगों को उनके लिए कोई लालच देके या इस तरह से पढ़ाकर हम लोग बच्चों के लिए बुला रहे हैं वहां पर, तो शायद इसमें, और जितने भी टीचर्स हैं आप खुद भी देख रहे होंगे, प्राइमरी एजुकेशन में हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है। सब लोग देखते भी हैं, सब लोगों के बहुत सारे विचार भी रहते हैं ऐसे कि वो टीचर्स के साथ भी प्रॉब्लम है कि उनको शिक्षा के काम में कम लगाया जाता है और बाकी दूसरे काम में ज्यादा लगाया जाता है। आप देखिए किसी भी टीचर की बात करें, वो रजिस्टर वर्क ज्यादा कर रहा होता है, मिड डे मील के लिए 2 घंटे से उससे पहले तैयारियां चालू हो जाती हैं, और भी ना जाने कैसे। केवल प्राइमरी एजुकेशन में नहीं, अगर 12th तक की बात करते हैं हम लोग, तो इसके लिए भी बहुत ज्यादा अभी चेंजेस की जरूरत है। देखो बच्चा ज्यादातर, हम लोग, हमारे माँ बाप, गार्जियंस हमेशा ये सोचते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में हम लोग पढ़ाएं बच्चे के लिए तो कुछ ज्यादा अच्छी एजुकेशन मिल जाएगी, तो इसका मतलब गवर्नमेंट एजुकेशन खराब हो गई। हम लोगों ने भी, सब लोगों ने कहीं ना कहीं पहले गवर्नमेंट एजुकेशन से शिक्षा ली थी, लेकिन सच में पहले प्राइवेट। कारण क्या मानते हैं कि क्या उसको हम लोगों ने निग्लेक्ट किया, या उसके जो रूट कॉजेस थे उस पर हम लोगों ने फोकस नहीं किया, ये क्यों हुआ ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल, ये भी बात सच है कि हम लोग है ना, प्राइवेट एजुकेशन जितनी भी है वो लोग कहीं ना कहीं अब चेंजेस लेकर आ रहे हैं, ज्यादा बहुत ज्यादा अच्छे से सोच लेते हैं। हालांकि उनकी फीस बहुत ज्यादा होती है और बच्चे को पढ़ाने के लिए जो गरीब लोग, तबके के लोग हैं, वो वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहे तो जिस तरह से सारे चेंजेस कर रही है, प्राइमरी एजुकेशन को सबसे पहले सुधारे, थोड़े सा और आगे बढ़े, तो फिर बाद में स्किल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, जितनी भी आगे बढ़ाते जाएंगे हम लोग, तो शायद कुछ ज्यादा अच्छे से लेवल हम बच्चों को लेकर जा पाएंगे। और जब बच्चों का लेवल ज्यादा अच्छे से हो पाएगा, सिलेबस को देखें अब कितना ज्यादा हमारे लिए टेंशन का पार्ट है। हम लोग खुद भी देखते हैं, मैं खुद भी, मेरा नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है एजुकेशन में,
तो मेरा नाम लिंको बुक में लिखा हुआ है, लेकिन मैं भी खुद देखता हूं, मैं एक टीचर भी हूं और मैं उस चीज को देख रहा होता हूं कि कितनी बड़ी परेशानियां हम लोगों के सामने हैं, किस तरह से लेकर ये परेशानियां हमारे सामने आती हैं। बच्चा जब तक हमारे 12th तक पहुंचता है, आज की डेट में परसेंटेज को लेकर तो बिल्कुल उठा कर रख दीजिएगा, बच्चों को जितना कॉम्पिटिटिव नॉलेज जितनी ज्यादा अच्छी सी हो रही है वो आगे बढ़ पा रहा है। बाहर अदर कंट्रीज की बात करके देखो आप, कितना ज्यादा चेंजेस है, उनको स्टार्टिंग से वही एजुकेशन दी जाती है जैसा अभी स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं अगर हम लोग, तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा सिस्टम बना के तैयार किया है। इससे हमारे लिए कितना फायदा होगा, रोजगार बहुत ज्यादा मिलेंगे, बिल्कुल, खुद भी कोई कुछ भी कर सकता है। जब हमें नॉलेज होगी तभी हम कुछ कर पाएंगे। बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने उठाए हैं सर। इसी में थोड़ा सा और आगे ऐड करते हुए, जब आत्मनिर्भर भारत की बात हम लोग सुनते हैं या मौजूदा सरकार की बात सुनते हैं, तो आत्मनिर्भर तो आदमी तब बनेगा जब एजुकेशन हमारी वैसी हो कि लोग आत्मनिर्भर बने। क्या आपको अभी इसके अंदर लग रहा है कि ये फुल प्रूफ है या कुछ लूप होल्स हैं, या आपको क्या नजर आता है, कैसे इसको जो भी लूप होल्स थे वो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से कवर करने की कोशिश की है। अभी भाई साहब ने एक मुद्दा उठाया कि सरकारी स्कूल वाले बच्चे नहीं वो एक्सपोजर ले पाते, प्राइवेट स्कूल की तरफ हर कोई अट्रैक्ट होता है, और बट ऑब्वियस है अट्रैक्ट होता है प्राइवेट स्कूल की तरफ, क्योंकि हम लोग जो भी नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी आती है सरकार में तो वो टेंडरबाजी में रह जाती है, लेकिन प्राइवेट स्कूल जो है उसको बहुत जल्दी से इंप्लीमेंट करते हैं। लेकिन यहां पर अभी गवर्नमेंट ने 2 चीजें नई इंप्लीमेंट करी हैं, यूपी बोर्ड का मुझे पता नहीं, लेकिन नई शिक्षा नीति हम लोग पिछले 3 साल से सीबीएसई अडॉप्ट कर चुकी है धीरे धीरे उसके प्रोविजंस। तो हमारे यहाँ 2 चीजें बनी हैं, हब्स ऑफ लर्निंग, यानी कि एक जैसे सपोज कीजिए एक कोई स्कूल किसी सिटी में सबसे बड़ा स्कूल है, तो उसके अंडर में 4 या 5 थोड़े छोटे स्कूल दिए गए हैं कि उनके बच्चों को, उनके टीचर्स को बड़ा स्कूल अपने यहाँ बुलाए, अपने यहाँ की टेक्नोलॉजी से रूबरू कराए, अपने यहाँ का नया शिक्षण कार्य, शिक्षण टेक्नोलॉजी जो है वो चीज दिखाए, जो फैसिलिटीज अपने यहाँ हैं छोटे स्कूल के वो बच्चे नहीं यूज कर पाते वो अपने यहाँ यूज कराए। दूसरा, इसी स्थिति में एक चीज और स्टार्ट करी गई है, दैट इज स्किल हब। जैसे स्किल हब वाले जो स्कूल्स हैं, मल्टीपल स्किल्स वाले जो कोर्सेज हैं वो स्टार्ट किए गए हैं। फर्ज कीजिए मैं अगर अपने स्कूल की बात करूं तो मेरे यहाँ स्कूल में मास मीडिया एंड जर्नलिज्म, एग्रीकल्चर, होम साइंस, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर और पेंटिंग, म्यूजिक, इन सब के ऊपर बहुत अच्छी पढ़ाई है। और एग्रीकल्चर का मैंने देखा है अब सीबीएसई स्कूल्स में, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में एग्रीकल्चर का फिर दोबारा से बहुत आया है। स्किल हब जो बनाए लेकिन इसी से संबंधित ये सवाल ये है, क्योंकि आपने कहा कि बहुत सारे स्कूल, जैसे आपने भी कहा कि आप इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि अभी भी बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो कि उन स्कूलों में पढ़ती है जहां पे बहुत बेसिक फैसिलिटीज वहां पर अवेलेबल नहीं है। वो कैसे इस पर शिफ्ट करेंगे, उस पार्ट में कहां पर दिक्कत आपको नजर आती है? देखिए सर, ऐसे स्कूल्स प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत कम है जहां पर इंफ्रा बहुत कम होगा या वो होगा, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स में जरूर है। गवर्नमेंट काफी अच्छी फंडिंग कर रही है, बहुत अच्छे से लगा रही है। दूसरा, राइट टू एजुकेशन जो इंप्लीमेंट गवर्नमेंट ने करा है, तो उसके तहत मैं समझता हूं काफी गरीब तबका फ्री में एडमिशन ले रहा है और आ रहे हैं। हालांकि राइट टू एजुकेशन के भी अपने कुछ लकूने हैं। अगर राइट टू एजुकेशन को, मेरा अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव ये है, गवर्नमेंट मोदी जी ने हमारे अपनी जितनी भी योजनाएं हैं वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू सभी चीज का फंडिंग कर रहे हैं। केवल एक राइट टू एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो स्कूल्स को फंड करा जा रहा है अभी। मेरा मानना यह है कि अगर स्कूल को फंड करने के बजाय वो राइट टू एजुकेशन वाला पैसा सीधे पेरेंट्स के खाते में दिया जाए, तो शायद पेरेंट्स को एक वाइडर ऑप्शन मिलेगा कि भाई हो सकता है कि मुझे सरकार से 1000 रुपए मिले, मैं इसमें 200 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए अपने पास से डाल के अपने नजदीकी स्कूल में, दूर के स्कूल में या ज्यादा मनपसंद स्कूल में अपना बच्चा पढ़ा पाऊंगा। नहीं, बिल्कुल, मुझे लग रहा है आप जो बात कर रहे हैं हमारे माध्यम से जरूर सरकार तक पहुंचेगी और आपके इस विषय पर विचार जरूर किया जाना चाहिए। सर, हम लोग पॉजिटिव एस्पेक्ट्स तो देख रहे हैं, लेकिन इसके अलावा आपको क्या नजर आता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको लगता है कि फोकस होना चाहिए इसके ऊपर भी, और अगर ये नहीं करेंगे तो समय के साथ फिर आप कदम से कदम मिला के नहीं चल सकते? क्या कमी नजर आती है? एक सर, मेरा ये मानना है, प्लेइंग वाइल लर्निंग का एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, जैसा कि हम अपने स्कूल में भी लेके आए हैं। तो उसमें बच्चों को खेल खेल में हम सारी शिक्षा प्रोवाइड कराते हैं, तो प्रैक्टिकल नॉलेज होनी बहुत जरूरी है किताबी नॉलेज के अंतर्गत, कि ताकि बच्चों को क्रिएटिव थिंकिंग का मौका मिले और वो आगे चल के, जैसे हम कंपटीशन कोर्सेज वगैरह में देखते हैं, जो बच्चों की थ्योरी और कॉन्सेप्ट क्लियर हैं वही उसमें सक्षम हो पाते हैं। आईएएस लेवल के एग्जाम्स होते हैं, कंपटीशन के एग्जाम्स होते हैं, बैंक के एग्जाम्स होते हैं, पीओ के एग्जाम्स होते हैं, तो वही बच्चे उसमें मेरिट में आ पाते हैं जिनका कॉन्सेप्ट, जिनका बेस शुरू से हम लेके चल रहे हैं क्रिएटिव थिंकिंग का। हमने अपने स्कूल में ये चीज इंप्लीमेंट की है कि हमारे यहाँ 2.5 साल का, 3 साल का बच्चा होता है, हम उसे स्टेज पे पहले ही माइक पे लेके आ जाते हैं ताकि उसका कॉन्फिडेंस लेवल शुरू से ही ऐसा डेवलप हो जाए। दूसरा, हमने रोल प्ले मॉडल्स अपने स्कूल में अडॉप्ट किए हैं
कि जिसमें कि जैसे फार्म विला का कॉन्सेप्ट है, जिसमें वाइल्ड एनिमल्स हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, जो हम बच्चों को देते हैं इन हैंड और वो उसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं। तो जब तक हम प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं लेके चलेंगे रूट लेवल से, जब हम पेड़ की जड़ जो की है, जो उसे मजबूत बनाएंगे, तभी वो पेड़ फल देना शुरू करेगा। सर, आपको क्या नजर आता है लूपहोल्स की अगर मैं बात करूं, क्योंकि पॉजिटिव बहुत सारी चीजें आप सब लोगों ने बताई हैं, लेकिन आप लोग के जरिए मुझे लगता है बड़ी महत्वपूर्ण बातें आगे जाती हैं। क्या लगता है, कुछ चेंजेस आपको लगते हैं जो करने चाहिए अभी? डेफिनेटली सबसे पहले तो मैं एक बार फिर पॉजिटिविटी से शुरुआत करूंगा, लूपहोल्स पे बाद में आऊंगा कि मैं मुरादाबाद अधिवेशन में अगर मुरादाबाद की एजुकेशन की बात ना करें, जो अभी तक हम नहीं कर पाए, तो ये थोड़ा सा हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे बात कर रहे हैं बहुत सारा, तो एक थोड़ा बेईमानी होगी। मैं इस प्रदेश के मुखिया का आभार व्यक्त करूंगा, आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंट या कार्यकर्ता नहीं हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आभार इसलिए करूंगा कि हम मुरादाबाद में बैठे हैं, मुरादाबाद में कोई सरकारी विश्वविद्यालय नहीं था, तो सरकारी विश्वविद्यालय की सौगात दी है। तो मैं सबसे कहूंगा एक बार जोरदार तालियों से मेरे साथ भी मुरादाबाद को जो सौगात मिली है सरकारी विश्वविद्यालय की, ये इस सरकार की देन है। दूसरा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार इसलिए व्यक्त करूंगा, इससे पहले योगी जी का एक इसलिए कि इसी मंडल के एक डिस्ट्रिक्ट बिजनौर को मैं सरकारी मेडिकल कॉलेज की भी उन्होंने सौगात दी है, तो ये भी बहुत बड़ा काम इस मुरादाबाद मंडल के लिए हुआ है। प्रधानमंत्री जी का इसमें इसलिए आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसका ड्राफ्ट तैयार होने में लगभग 3 साल का समय लगा। उसके जो उसकी मात्र कमेटी थी, जो उसकी मूल आत्मा थी, उसके बाद की बात कर रहा हूं, इतना लंबा टाइम लगा। और ये केवल और केवल उन्हीं की देन थी कि उन्होंने इसको महूत रूप में पहुंचाया। अब जब बात आप लैकुना की कर रहे हैं, लैकुना की जहां तक बात हो, मेरा जो मानना है कि देश में जो ग्रेडिंग सिस्टम है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अगर हम कंपैरेटिवली तुलनात्मक रूप से कम विकसित जिलों में, सपोज मेरा जो विश्वविद्यालय अमरोहा में है, वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय मेडिकल कॉलेज है, और पिछले 2 दशक से एक अच्छी एजुकेशन देने का काम कर रहा है। अभी तक 50,000 प्लस हम बच्चे पढ़ा चुके हैं। हमारे ग्रुप चेयरमैन आदरणीय डॉक्टर सुधीर गिरी के दूरदर्शी विजन में जो सुविख्यात शिक्षाविद, हम लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन जब ग्रेडिंग की बात आती है, बहुत सारी ग्रेडिंग है, हायर एजुकेशन की अलग है, स्कूली, आप स्कूली की बात कर रहे हैं, सीबीएसई की ग्रेडिंग अलग होती है। तो कंपैरेटिवली तुलनात्मक रूप से जिस तरह सरकार पिछड़े राज्यों को एक विशेष आर्थिक पैकेज देती है, तो ये सब लोग जो आपके साथ बैठे हुए हैं, ये अलग अलग जिन्होंने साहस जुटाया कि हम ग्रामीण परिवेश में कंपैरेटिवली कम डेवलप एरिया में, जो अंत्योदय तक की बात करें, वहां साहस दिखाया इन लोगों ने एजुकेशन इंस्टीट्यूट स्थापित करने का, तो गवर्नमेंट को इनकी मदद करनी चाहिए। दूसरा, ग्रेडिंग सिस्टम अगर नैक की है, एनआईआरएफ रैंकिंग है, मैं आज की डेट में कॉर्पोरेट भी उसमें उतर आए हैं, एजुकेशन ऐसा नहीं रहा। मैं पर्टिकुलर नाम नहीं लूंगा, लेकिन देश के जो भी टॉप उद्योगपति घराने, कॉर्पोरेट घराने, वो आज सब, चाहे वो बिरला बेट्स पिलानी हो, चाहे वो टाटा हो, चाहे वो रिलायंस हो, सबके अपने संस्थान हैं। ऐसे में जो छोटे, कंपैरेटिवली छोटे लोग हैं, जो और कंपैरेटिवली छोटे जनपदों में, छोटे एरिया में शिक्षण संस्थान स्थापित कर रहे हैं, उनकी रैंकिंग और उनकी रैंकिंग में फर्क होना चाहिए, उनकी ग्रेडिंग फर्क होना चाहिए, तो एक चीजें उभर के आएंगी। जिस कोर्स को हम फीस को किसी भी, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे पेश करूं कि सपोज हम बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स 50,000 रुपए फीस पे, यही दिल्ली एनसीआर में आप चंडीगढ़ में जाएंगे, वहां जाएंगे, इसी की फीस 10 लाख रुपए होती है। मैं किसी विश्वविद्यालय का नाम नहीं लूंगा इस मंच से। तो मेरा मानना है उनकी ग्रेडिंग उनकी सुविधाओं के हिसाब से हो, और कंपैरेटिवली ये लोग जो साहस कर रहे हैं आपके सामने बैठे हैं, बेसिक एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक, उसमें हम भी इंक्लूड हैं, उनकी ग्रेडिंग एक अलग तरीके से, तो शायद इसमें सुधार बहुत ज्यादा आएगा, मेरा मानना ये है। सर, आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से जो सर ने बात कही है? बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सच भी है कि अगर ग्रेडिंग सिस्टम को खत्म करके कॉम्पिटिटिव में अगर परसेंटेज वाइज के बच्चा कौन ज्यादा टॉप पर है, कौन किस पोजीशन पर है, अब देखो जाएगा 12th के बाद में अगर हम लोग कोई भी, चाहे इंजीनियरिंग की बात करें, चाहे मेडिकल की बात करें, तो उसमें कहीं ना कहीं परसेंटाइल से लेकर कैसे भी वहां ग्रेडिंग दे दिया अगर कि 99 से ऊपर A+, तो सारे के सारे सिलेक्शन हो जाएंगे। तो हमें बच्चे को, हमें खुद को भी नहीं पता होता है कि मैं किस पोजिशन में हूं। जब स्टार्टिंग से मेरे को खुद को नहीं पता होगा कि मैं किस पोजिशन में हूं, 4 ग्रेड में मेरे को रख दिया जाए, तो अभी 3 ग्रेड कौन से वाले कहां पर हैं, मतलब मजा नहीं आएगा उसके लिए। तो ये बिल्कुल सच है, आपसे मैं इत्तेफाक रखता हूं इस चीज के लिए। लेकिन सरकार को अभी एक, देखो इंडिया किसी दूसरी कंट्री को लेकर हम लोग अभी थोड़ा सा, हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम तो है कि लगभग 50 से 60% जनता गरीब पोजीशन पर है। वो सब लोग उस तरह की एजुकेशन अपने लोगों को नहीं दे पाएगी, बच्चों को नहीं दे पाएंगे।
तो गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा काम करने का इस समय जो है वो है 60% लोगों के लिए, जो गरीब लोगों के लिए। अगर वो बच्चे लोग थोड़ा सा ज्यादा और एक्टिव, उनमें देखते हैं हम लोग सब लोग भी देखते हैं कि उन गरीब लोगों में भी ऐसे ऐसे बच्चे निकल कर आते हैं कभी कभी जो हमने सोचे भी नहीं होते हैं, और उनके रिजल्ट भी देखिएगा कि किस पोजीशन पर रहते हैं वो बच्चे। लेकिन उनको स्टार्टिंग से इतना गाइड नहीं कर पाते हैं हम लोग, इतना अच्छे से आगे नहीं बढ़ा पाते हैं उनके लिए, खुद को भी पता ही नहीं होता है उन लोगों के लिए कि मुझे किस पोजीशन तक जाना है और किस लाइन को चूज करना है। मैंने देखा है कि प्राइमरी एजुकेशन में, अभी आप गांव में जाके देखिएगा, मैं खुद भी गया हूं, देखा है, स्कूल की पोजीशन देखिएगा, बिल्डिंग की इंफ्रास्ट्रक्चर, हालांकि गवर्नमेंट ने अभी बहुत ज्यादा अच्छा किया है। आपने बोला और मुझे पता भी है इस चीज के लिए कि गवर्नमेंट ने अभी स्कूल के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छे से कुछ मॉडर्न स्कूल भी बना के तैयार किए हैं, उनके अंडर में कुछ स्कूल दे दिए हैं, है ना। उसके लिए फिर वो एजुकेट कर रहे हैं, टीचर्स को भी एजुकेट कर रहे हैं कि उन्हें पढ़ाने का तरीका कौन सा होना चाहिए। ये सारी चीजों पर एक एक करके जितने पॉइंट्स मैंने बोले हैं, अगर सब पर धीरे धीरे करके पॉइंट के लिए थोड़ा आगे बढ़ाया जाए तो शायद एजुकेशन और ज्यादा आगे से बढ़ सकती है। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण बातें आप चारों लोगों ने कही और जो सुझाव आप लोगों ने दिए हैं, हम लोग उम्मीद करते हैं कि हमारे माध्यम से ये बात सरकार तक जरूर पहुंचेगी और उस पर विचार किया जाएगा। शुक्रिया आप लोगों का समय निकालने के लिए और इस सत्र का हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ यहाँ पर एक छोटे से